वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जब भी मैं एक क्लास के लिए एंटर करता हूं या किसी भी वीडियो में आप ओपन करेंगे तो मैं स्माइल कर रहा होता हूं। ये एक्चुअली एक पर्सनालिटी है जो आपको पॉजिटिव ऑरा देती है। इंटरव्यू ही यही है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आपके चेहरे पे स्माइल होती है तो सामने वाले को आप में से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ये वाइब्स आपके इंटरव्यूअर को आपसे कनेक्ट कर देती है। अगर ये कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है हर स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है कमीशंस की, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंटरव्यू है, उसको अपने हैबिट में स्माइल लानी चाहिए। वह बोलते समय उसके ओरा से पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए। मैंने यूपीएससी के अपने इंटरव्यू के दौरान जो भी एक्सपीरियंस किया या बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते समय, उनको इंटरव्यू ट्रेनिंग देते समय मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बीपीएससी के लिए बात करें तो बीपीएससी में टोटल 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और जिसमें इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस इस बात से समझा जा सकता है कि टोटल 900 मार्क्स के मेंस हैं, जिसमें कि 120 इंटरव्यू और दोनों को मिलाकर के फाइनल आपका मेरिट बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंस में बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू प्रेजेंस उनका बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसके चलते वो जो एक्सपेक्टेड पोस्ट उनको चाहिए होता था वो नहीं मिल पाता है। तो इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको, आपके सिलेक्शन में भी और आपके मेरिट लिस्ट में भी, कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अपने नेचर को, अपने प्रेजेंस को, अपने हैबिट को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेना होता है कि ये आपके डेली लाइफ का पार्ट बन जाए, तभी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं सीधे मॉक टेस्ट में जाकर के ही बहुत अच्छा स्माइल के साथ शुरू करूंगा और सीधे सीधे इंटरव्यू में स्माइल के साथ बात करूंगा और बाहर खड़ूस रहूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बी जेंटल एंड हैव स्माइल ऑन योर फेस। ओके, अब इंटरव्यू के लिए कुछ जरूरी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कि व्हाट द इंटरव्यू असेसेस, मतलब इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है। सबसे पहला है कि वो आपका नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा होता है। देखो, एक बात और समझिए, इंटरव्यूअर आपका नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है मेंस में, उसके बाद भी वह आपका नॉलेज टेस्ट करता है एंड ही आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन का नेचर फैक्चुअल भी होता है। तो फैक्चुअल इसलिए ताकि वो आपके नॉलेज का डेप्थ जान सके। तो वो आपका नॉलेज जानना चाहता है। अगला, वो आपकी पर्सनालिटी को जानना चाहता है। जब जैसे मैंने कहा ना कि मैं एंटर करता हूं तो मैं थोड़ा स्माइल कर रहा होता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे देख रहा है उसको मुझे देख करके प्रसन्नता हो, हैप्पीनेस आए उसके चेहरे पे, खुशी मिले। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, निगेटिव है, यह भी जानना चाहता है। थर्ड वन इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कैसे बोलते हैं, आप अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर होती है और इसके चलते वो अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर आप अधिकारी बन रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं, तो इन दैट केस आपके पास वो स्किल होनी चाहिए ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनकी फीलिंग्स को, उनके बातों को समझ सकें और अपनी बात उन तक पहुंचा भी सकें। इसीलिए एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू की और आपके पोस्ट की भी डिमांड होती है। इसीलिए इंटरव्यूअर हमेशा एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट कम्स थिंकिंग एबिलिटी। आप सोच पाते हैं या नहीं? क्या आप सिर्फ रट करके, लिख करके यहां चले आए हैं, या आप थिंकिंग क्रिएचर हैं, आप सोचने वाले प्राणी हैं, आप सोचते हैं। इसीलिए वो आपसे मुद्दा आधारित प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे सोशल इश्यूज पर डिबेट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इस पर आपकी ओपिनियन क्या है, ठीक है, ताकि वो जान सकें कि आप सोचने वाले, सोच करके किसी भी मुद्दे पर एट अ टाइम सोच करके जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंशियल। वो जानना चाहते हैं कि आप में प्रशासनिक क्षमता है या नहीं। इसके लिए कभी कभी केस स्टडी पूछ लिया जाता है। आपको किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्रिएट करके
और कहा जाता है जैसे कभी कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है, आप वहाँ के एसडीएम हैं, आप डीएम हैं, ऐसे करके और आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और उस कंडीशन में आपके जजमेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सकता है कि इस लड़के या लड़की में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें एक इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है। ये 5 चीजें ही उसको चाहिए। इन 5 में भी आपका नॉलेज वो मेंस में टेस्ट हो चुका है तो आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन का जवाब नहीं भी दिया आपने तो भी वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन चारों पर वो कंप्रोमाइज नहीं करते। यहां अगर आप में कोई कमी है तो दे विल नॉट टेक यू। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा सुना होगा बहुत सारे स्टूडेंट से कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए सॉरी बोला क्योंकि उनको आंसर नहीं आता था एंड स्टिल दे गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। व्हाई? बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन दीज सेक्शंस। इन क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहां पर इंटरव्यू रूम में। किसी एक क्वेश्चन का भी उन्होंने ऐसा सेटिस्फाइंग आंसर किया कि वो आंसर इंटरव्यूअर्स के दिल को छू गई। हो गया काम आपका। तो आपको इन सभी सेक्शंस पे खुद को स्ट्रांग बनाना होता है। कैसे बनाना होता है ये भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट कम्स कि आपको पैनल कहां कहां फोकस कर सकता है। अगर आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो पैनल आपसे एक लॉजिकल कम्युनिकेशन पर फोकस करेगा कि आप बोलते समय क्लियर बोल रहे हैं, लॉजिकल बोल रहे हैं। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इलॉजिकल बातें करने लगते हैं, भावनाओं में आकर के बातें करने लगते हैं, तो दे डू नॉट रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आप फीलिंग में होकर के, भावनाओं में होकर के बात करेंगे तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। बी लॉजिकल, तथ्य और तर्क के आधार पर बात करिए। अगर आपको नहीं आता है तो बोलिए सॉरी मुझे नहीं आता है, इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन झूठ मत बोलिए, गलत मत बोलिए। गेस करना चाहिए लेकिन इलॉजिकल गेस नहीं करना चाहिए। जब आप निश्चित रूप से जानते हैं कि हाँ थोड़ा सा कहीं आसपास हूं मैं, तभी गेस करिए। ऐसा नहीं कि अच्छा क्या मैं सर क्या मैं कोई एक गेस कर सकता हूं, अगर आपकी परमिशन हो तो। और गेस ऐसा करिए जिसका कि उस क्वेश्चन से, उस डिमांड से कुछ लेना देना ही नहीं हो, तो यह निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। ऐसा गेस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आपका जो डैप होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए कमीशंस के पास यही आपका डैप ही होता है और उसी डैप इवन बहुत कम इंफॉर्मेशन उनके पास होता है, लेकिन वो डैप के आधार पर आपकी हॉबीज, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, आपने अगर कहीं जॉब किया है तो वो वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीजों से लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा जो यूपीएससी का इंटरव्यू था उसमें मेरे डैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसके साथ साथ जैसे अगर कभी आपका एजुकेशन और जो आपका इंटरव्यू का गैप है कि आपका ग्रेजुएशन आज से 4 साल या 5 साल पहले हुआ और बीच में 4-5 साल का गैप है, तो उसको लेकर के वो क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है पूछ लेंगे। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास एक सुटेबल आंसर होना चाहिए, लेकिन वह लॉजिकल होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लॉजिकल रहिए, एथिकल रहिए और उनके लिए जो भी आपके पास गैप्स हैं उनके लिए एक सुटेबल आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, अगर आप बिहार के लिए दे रहे हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बिहार स्पेसिफिक इशूज, जैसे बिहार की जो इकोनॉमी है और वो भी स्पेसिफिक रीजन वाइज, पर्टिकुलर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट में क्या क्या कंडीशन है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या है, सोशल चैलेंजेज क्या क्या है बिहार में, या फिर डिसास्टर मैनेजमेंट, वो यहां से आपके जजमेंटल एबिलिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी को जज करते हैं कि कहीं आपको पता है बिहार में, नॉर्थ बिहार में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, तो वहां का आपको एसडीएम बना करके, अधिकारी बना करके वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इन सब के बारे में, बिहार के बारे में आपके पास डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। जो आपने मेंस में पढ़ा है इट इज नॉट वेरी सफिशिएंट बिकॉज यू हैव रीड वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स, लेकिन अब आपको ओपन प्लेटफॉर्म की तरह
जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकता है वह माइक्रो लेवल पे जाकर के तैयार कर लेना चाहिए। कभी कभी क्योंकि वो माइक्रो लेवल का फैक्ट पूछ लेते हैं, जनगणना का डेटा पूछ लेते हैं, सेक्स रेशियो पूछ लेते हैं, एजुकेशन का लेवल पूछ लेते हैं, पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, जिस ब्लॉक से हैं, इन सब के बारे में भी वो पूछ लेते हैं। तो वहां पे आपको माइक्रो लेवल पे जाकर के अपने बिहार स्पेसिफिक नॉलेज को तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड भी है। आप अगर बिहार पीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो आप बिहार को जानते कितना है, कोई भी आपसे उम्मीद करेगा, तो इंटरव्यूअर भी आपसे उम्मीद करता है। और नेक्स्ट कम्स योर ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक प्रेस्टिजियस सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है कि आपने उस पर थोड़ा काम किया होगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क्स आप सभी को पता है मेंस में ऐड नहीं होता, क्वालिफाइंग पेपर है। तो जब क्वालिफाइंग पेपर है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मार्क्स जब मेंस में ऐड हो रहा होता तो एक बात थी कि चलो भाई मेंस में उसका ऐड हो गया, लेकिन अगर क्वालिफाइंग है तो उसको फिर इंटरव्यू रूम में इंटरव्यूअर उसको टारगेट करके और जो गैप्स है मेंस वाला गैप उसको फुलफिल कर लेते हैं। तो आप अपने ऑप्शनल पेपर पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही शौक में ऑप्शनल लेते हैं कि चलो क्वालिफाई करना है, बस क्वालिफाइंग पेपर के लिए उतना बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्वालिफाई कर गए बस काम खत्म। नहीं, बी सीरियस विथ योर ऑप्शनल, बिकॉज इन इंटरव्यू रूम दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर ऑप्शनल, एंड अगर आप वहां पे लैग करते हैं तो यह बहुत पॉजिटिव साइन नहीं देता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ सफल होना चाहते हैं, आप तैयार होना नहीं चाहते हैं। आप चीजों के इन डेप्थ में जाकर के उसका गहन अध्ययन करना नहीं चाहते हैं, पूरी जानकारी नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ समस्या को ऊपर ऊपर छू करके निकल जाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। इसीलिए अपने ऑप्शनल पेपर को लेकर के, और ऑप्शनल पेपर में भी जहां पर कि आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, थोड़ा बड़ा फैक्ट अगर मिस हो गया तो चलेगा, लेकिन जो ओपिनियनेटिव टॉपिक्स हैं जहां से कि ओपिनियंस बनते हैं, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से जरूर कर लेना चाहिए। जैसे अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो गांधी को लेकर के लोग क्रिटिसिज्म उनकी होती रहती है आज, तो आपका ओपिनियन होना चाहिए कि गांधी ने अगर खिलाफत का मुद्दा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल किया तो इसको लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ओपिनियन अगर गांधी के अगेंस्ट है तो वो गलत है, या गांधी के साथ है तो वो सही है। ओपिनियन जो भी हो वह एक जेंटल तरीके से, रिस्पेक्टेड वे में कैरी आउट किया जाए। इतने अच्छे तरीके से आप कहिए, रिस्पेक्ट के साथ कहिए कि गांधी को डिफेंड भी करिए, और अगर लगता है कि यह गलती थी तो उस गलती को भी इंडिकेट करिए कि यह गलती थी, लेकिन यह जानबूझकर की गई गलती नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन वह उद्देश्य फुलफिल नहीं हो सका। ऐसा कर सकते हैं आप। तो आप अपनी बातें रखिए, लेकिन जेंटल तरीके से रखिए कि उनको यह ना लगे कि यह एंटी गांधी है या किसी भी एंटी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। नेक्स्ट कम्स ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो उसमें भी आप किसी एक सब्जेक्ट को पहले बता करके और उस पर थोड़ा वेट दे करके जो आपका अच्छा तैयार हो, और फिर बाकी वाले सब्जेक्ट को थोड़ा कम लाउड के साथ, मतलब हल्की आवाज में बोल करके बच सकते हैं। जिस पर आप ज्यादा वेट देंगे, देयर इज पॉसिबिलिटी दे विल आस्क फ्रॉम दैट सेक्शन। तो इसीलिए उस सब्जेक्ट को बोलते समय आपके आवाज की जो लाउडनेस है, जो पिच है, वह जरूर बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, जहां आपकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको आप लाउडनेस के साथ बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत इतना भी स्लो मत बोलिए कि सामने पहुंच नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा गैप होता है इंटरव्यूअर और स्टूडेंट्स के बीच का, तो उतना पहुंचे कि उन लोगों को सुनाई दे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। नेक्स्ट कम्स कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको कितना हेल्प करता है और क्या क्या करना चाहिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए। इंटरव्यू रूम के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस आपको जरूर होने चाहिए। मतलब खुद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन कराते हैं। मॉक इंटरव्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सेशंस जिसमें कि आपको बहुत अच्छा खासा प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशंस, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं।
वो बहुत मैटर करता है। जब तक आपके खुद के इंडिविजुअल आपके कम्युनिकेशन को, आपके बैठने बोलने चालने के ढंग को कोई बताएगा नहीं, तो सीधे मॉक में जाकर के आप चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस ये बहुत मैटर करता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप? अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो चलाता हो जिसमें कि वो एक्सपर्ट लोगों को लेकर के आता हो, या फिर आपके आसपास अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो ऐसे लोगों का ग्रुप बना करके आप आपस में भी इन सब चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं कि किसी के बोलने का पिच कैसा है, कोई बोलते समय अपनी बातें कम्युनिकेट कर पाता है कि नहीं, कोई फंबल करता है क्या। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते समय थोड़ा फंबलिंग करते हैं, तो उनके लिए सलाह ये होती है कि वो थोड़ा धीरे धीरे अगर बोलने लगे। जैसे मैं अगर बोलते समय फंबल करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं अपनी बातों को कहते समय इस बात का ध्यान रखूँगा कि मुझे जो भी बातें सामने पहुँचानी है वह सही तरीके से पहुँच जाए। मैंने क्या किया, अपने बोलने की पिच को थोड़ा स्लो कर दिया। तो थोड़ा स्लो कर दिया तो मेरा दिमाग और मेरी जुबान में जो वो कम्युनिकेशन होता है वो परफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो फंबल करते हैं स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, फिर उनकी फंबलिंग कम हो जाती है। तो उसी तरीके से आगे आता है स्ट्रेटजी गाइडेंस बाय एक्सपर्ट। अगर आपके आसपास कोई है जिसने कि यूपीएससी, बीपीएससी या अलग एग्जाम में इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू पैनल में कभी रहा है, तो उन लोगों से मिलना बहुत अच्छा होता है। और उसी के लिए आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या कोई अगर वर्किंग है जो आपके जान पहचान में रिश्तेदार में है, तो उनसे भी जाकर के आप मिल सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट कम्स करंट अफेयर डिस्कशन फॉर इंटरव्यू। देखिए, जो अब तक करंट अफेयर आपने पढ़ा, मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर या प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर, इट वाज जस्ट टू कैरी टू द मेंस, मतलब सिर्फ लिखने के लिए था। बट यहां पर आपका ओपिनियन नहीं बन रहा था। लेकिन इंटरव्यू में जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो ओपिनियनेटिव होता है। वो आपको अपनी राय बतानी होती है, समझ के आधार पर बताना होता है। जैसे मेरा जब इंटरव्यू चल रहा था तो मुझसे उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का मुद्दा चल रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए, मेरी राय पूछी गई कि अगर आप वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते, अगर वहाँ पर आप राजदूत होते, तो फिर आप क्या क्या डिसीजंस लेते, या फिर कुछ स्पेसिफिक मुद्दे भी बहुत सारे करके पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप करंट अफेयर में, जैसे अभी अगर आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो दे माइट आस्क बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप, बिकॉज अभी वो डिस्ट्रेस में चल रहा है, काफ़ी तनावपूर्ण चल रहा है। साथ ही जो मॉब लिंचिंग है बांग्लादेश में, एक हिंदू युवक की हो गई मॉब लिंचिंग, तो यह कैसे जो सोसाइटी के नॉर्म्स है इसको तोड़ता है और कैसे दो देशों को रिश्तों को खराब करता है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि साउथ एशिया में ओनली इंडिया इज अ सर्वाइवल डेमोक्रेसी एंड अ कंटिन्यूड डेमोक्रेसी बट नॉट द अदर कंट्रीज, व्हाई। सिर्फ यही नहीं, अगर यहां को टारगेट करके पूछते हैं तो आप आंसर देते समय अगर थोड़ी आपकी जो वेस्ट एशिया की नॉलेज अच्छी है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर सिर्फ साउथ एशिया नहीं बल्कि भारत से लेकर के और मेडिटेरियन तक, भूमध्य सागर तक, सिर्फ भारत ही एकमात्र सफल लोकतंत्र है। यहां से भूमध्य सागर तक कोई भी सफल लोकतंत्र नहीं है। तो सिर्फ लोकतंत्र का नहीं होना साउथ एशिया का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह वेस्ट एशिया और अराउंड मेडिटेरियन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। बहुत कम देश है लोकतंत्र वाले। तो इन सब पे आपकी अपनी जो करंट अफेयर है, जो भी मुद्दे हैं, उस पर आपकी अपनी एक राय हो और बैलेंस्ड राय हो, इंडिया के फेवर में राय हो। कुछ चीज़ों को जरूर नोटिस करने, ऐसा नहीं हो कि एंटी इंडिया राय लेकर के आ जाए, ठीक है। और वहां पर आपका पर्सनल ओपिनियन जो भी हो, लेकिन वहां पर आपको रेडिकल नहीं दिखना है, वहां पर आपको हार्डलाइनर नहीं दिखना है कभी भी। जैसे मालदीव के साथ जब शुरू में मालदीव की अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है वह इंडिया आउट कैंपेन चला करके सत्ता में आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस सरकार ने रियलाइज कर लिया कि इंडिया के सपोर्ट के बिना उनकी इकोनॉमी को सर्वाइव करना मुश्किल है और इंडिया एक बहुत अच्छा नेबर है। तो अब वो इंडिया के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप में है।
यही बात आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप पे भी बोल सकते हैं कि अभी के हार्डलाइनर्स जरूर भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के लिए कठोर बोल रहे हैं या कठोर स्टैंड दिखा रहे हैं, लेकिन soon they will realize that without support of India the country like Bangladesh will not survive। और उन्हें यह भी पता चलेगा कि भारत का सहयोग कभी भी भारत जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि भारत एक सहयोगी और मित्र की भांति रिश्ता निभाता है। तो जब नई सरकार सत्ता में आएगी जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो वह समय के बाद इस बात को रियलाइज करेगी और फिर भारत बांग्लादेश के संबंध मधुर भी होंगे। तो आपका जो ओपिनियन हो वह किसी से कंपेयर करके, किसी कंटेक्स्ट से मैच करके अगर होगा तो वो इंटरव्यूअर को ज़्यादा पसंद आएगा। कोई जानता नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन प्रेडिक्शन करो तो प्रेडिक्शन भी ऐसा करो कि वो कहीं से तुलनात्मक रूप से प्रेडिक्शन दिखे। यह आपके मैच्योरिटी को दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स मॉक इंटरव्यू सेशन। जितना मॉक इंटरव्यू आप देंगे उतने मैच्योर होंगे, क्योंकि फाइनली मॉक इंटरव्यू ही आपको तैयार करते हैं एग्जाम के लिए। मॉक इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो इंटरव्यू में पूछे जाए, लेकिन मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। क्योंकि मॉक इंटरव्यू के सेशंस मैंने भी दिए हैं, इतने हार्ड होते थे। रियल यूपीएससी का इंटरव्यू उतना हार्ड नहीं रहा जितना कि मॉक इंटरव्यू रहा। यूपीएससी का इंटरव्यू फ्रेंडली रहा, नहीं लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, लेकिन जब मैं मॉक इंटरव्यू देता था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, क्योंकि वो इतने हार्ड क्वेश्चन पूछते थे। इन छोटे छोटे बातों पे वो नोटिस करते थे, जो कि यूपीएससी के इंटरव्यू में मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। तो ऐसा जेन्युइन जो आपका रियल इंटरव्यू होगा वह उतना हार्ड नहीं लगेगा अगर आपने बहुत अच्छे नंबर में मॉक इंटरव्यू दिए हैं। इसीलिए जितना मैक्सिमम मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं जरूर दीजिए। ठीक है, एंड देन कम्स मल्टी मेंबर मॉक पैनल्स। सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं दीजिए, बल्कि अपने घर में अपने दोस्तों के बीच जो भी आपके आसपास है जो थोड़ा मैच्योर हो, उन सबको मिला करके घर पे भी मॉक इंटरव्यू करते रहिए। हाँ, लेकिन एक 1-to-1 करना बहुत अच्छा नहीं होता है। 1-to-1 गाइडेंस उसी के लिए होना चाहिए, उसी के साथ होना चाहिए जो इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। वरन अगर 1-to-1 गाइडेंस आप इमेच्योर व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो आपके पूरे थॉट और पूरे कैलकुलेशंस बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए इमेच्योर या घर के जो लोग हैं, जो आपके आसपास के दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस नहीं किया है, उनके साथ भी मॉक प्लानिंग करिए, लेकिन कभी 1-to-1 नहीं करिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। एंड 1-to-1 फीडबैक सेशन विथ एक्सपीरियंस मेंटोर्स, जिन्होंने कि एग्जाम को रियल एक्सपीरियंस किया है इंटरव्यू को, उनके साथ 1-to-1 जरूर करिए, ताकि वो आपकी छोटी छोटी बातों को 1-to-1 करेंगे तो वो ज़्यादा नोटिस करेंगे और वो आपको आपकी छोटी छोटी बातें बता देंगे कि आपको अपने पर्सनालिटी में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, ड्रेसिंग सेंस में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमने कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन वो हमारे शरीर पर सूट नहीं करता है, फिर भी हम उसको पहन रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा क्लोथ्स, बहुत महंगा क्लोथ्स पहना है। ये सही नहीं है। आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपके क्लोथ्स होने चाहिए, फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। और ये बात जो उस इंटरव्यू में जा चुका है, वह अगर अकेले में उनके साथ आप करिए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएगा। क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू करते समय कभी कभी जूते के लेस कैसे बंद है ये भी लोग नोटिस करते थे मॉक इंटरव्यू वाले। हालांकि मुझे नहीं लगता यूपीएससी के इंटरव्यू वाले ऐसा नोटिस करेंगे, लेकिन मॉक इंटरव्यू वाले नोटिस करते थे। तो इन सब चीज़ों से क्या हो गया कि आपकी छोटी छोटी स्तर पर जो सुधार करने की संभावना थी, मैक्सिमम वो सुधार हो गया। तो मॉक इंटरव्यू में सभी चीज़ें परफेक्शन, रियल इंटरव्यू में सभी चीज़ें परफेक्शन के साथ गई। तो इसीलिए मॉक इंटरव्यू दीजिए, 1-to-1 गाइडेंस लीजिए और माइक्रो लेवल पे इन सब चीज़ों को नोटिस करवा लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना करिए। उसके बाद अगला आता है कि आपको क्या करना है। बीपीएससी में जा रहे हैं तो आप, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कि अपने डैप का मास्टर बनिए। जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने डैप भरा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। अगला, बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। जिस स्टेट का भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। एंड करंट अफेयर का मास्टर बनिए। करंट अफेयर का मास्टर मतलब ओपिनियन के साथ मास्टर। यह नहीं कि सिर्फ फैक्ट जान लिया, डेट भले भूल जाइए, लेकिन उस मुद्दे पर आपकी राय होनी चाहिए। एंड जनरल अवेयरनेस, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है, सोसाइटल ट्रेंड्स क्या हैं,
अभी अगर जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है, क्राइम रेट्स की बात हो रही है, तो इन सब पर आपके पास फैक्ट होने चाहिए, आपके ओपिनियंस होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इंटरव्यू रूम में जितना काम मतलब कूल एंड शांत दिखेंगे उतना अच्छा है। और किसी भी कीमत पर एथिक्स से कंप्रोमाइज मत करिए। कभी कभी इंटरव्यू में, हालांकि ये अक्सर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपका एथिकल टेस्ट करने के लिए बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करके देते हैं और बार बार फोर्स करते हैं कि आप यहां पर एथिकल कंप्रोमाइज कर लीजिए। नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, आपके फैमिली की बात है, आपको यहां पर नैतिकता नहीं, अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, लेकिन वो यही जानना चाहते हैं कि आप एक एक्सट्रीम प्रेशर झेल पाओगे कि नहीं, कहीं प्रेशर डालने पर टूट तो नहीं जाओगे। तो एथिकल मतलब मोरालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक और बात, मोरालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करने का मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि रिजिड हो जाना है। अगर कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो और वो फैक्ट के बारे में आपको लगता है कि आपने बहुत सही बोला है, और इंटरव्यूअर में से कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा है, एक बार अगर उसने काउंटर कर दिया तो थोड़ा रुक जाना है। और फिर ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं सर मैं ही सही हूं, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि उनका ईगो बहुत खतरनाक होता है, और उनका ईगो हर्ट हुआ तो फिर आपका इंटरव्यू हर्ट हो जाएगा। तो उनके ईगो को हर्ट नहीं करना है, और वैसे भी उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है और उन्हें रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए बोलना होता है बैलेंस तरीके से कि सर मुझे लगता है कि मैंने ऐसा पढ़ा है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ ऐसी संभावना हो सकती है और आप सही हो सकते हैं, मैं इस पर जाकर के बाद में जरूर देख लूंगा। तो ऐसा कह के उनकी बातों को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात जेंटल तरीके से कह के आप बच सकते हैं, ताकि आपकी भी बात भी रह जाए, क्योंकि आपको पता है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको गलत तरीके से गलत बात कह रहे हैं, और फिर भी उनके बातों को काट नहीं देना है। काट दीजिएगा तो फिर आपको आपका नंबर काट देंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। तो बी एथिकल एंड बी पोलाइट, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। होप आप लोगों को इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने कम्युनिकेट किया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो आप लोगों को नीचे पट्टी में मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे 1 to 1 भी बात कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।